नमस्कार। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है पढ़ाई। एक कहावत है, बैठे से बेगार भली, अर्थात निकम्मा या ठाला बैठने से बेहतर है कुछ काम ही कर लिया जाए, कुछ मजदूरी कर ली जाए, भले ही वो बेगार ही क्यों ना हो। तो शब्द निकल के आया बेगार। आमतौर पे हम लोग भी हमारे लोक जीवन में ये शब्द सुनते हैं। कई लोग कह देते हैं मुझसे बेगार करवा ली, या वो बेगार करवाते हैं, या बेगार प्रथा, लागबाग, ऐसे बहुत सारे शब्द हम लोगों ने हमारे जीवन के अंदर सुने होंगे। तो वास्तव में ये बेगार होती क्या है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे 3 वाक्यों से। उनको शुरू करें उससे पहले हम लोग एक इमेज देखते हैं जिसके अंदर हमें एक विजुअलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा कि ये बेगार होती क्या है। पहला वाक्य है मणिपुर राज्य का। मणिपुर राज्य के अंदर एक प्रथा थी जिसके तहत गांव के मुखिया के यहाँ पे गांव के अंदर जितने भी परिवार होते थे उनके एक सदस्य को रोजाना एक दिन आकर फ्री के अंदर काम करना होता था। बाद के अंदर एक व्यक्ति ने मना कर दिया कि मैं ये काम नहीं करूंगा, ये तो बेगार है। तो क्या वो बेगार थी और माननीय न्यायपालिका ने उसको क्या माना था, उसको हम लोग देखेंगे आज के सेशन में। दूसरा वाकया है हावड़ा रेलवे स्टेशन का। वहां पे एक सिस्टम एस्टैब्लिश किया गया था जिसके तहत वहां के जो कुली थे उन्होंने रेलवे प्रशासन के साथ में एक एग्रीमेंट कर रखा था कि हम लोग हमारा जो रोजमर्रा का काम होता है उसके अलावा रोजाना 2 घंटे रेलवे प्रशासन के लिए काम करेंगे और रेलवे प्रशासन उनको जो भी पारिश्रमिक होगा वो देगा। बाद के अंदर एक व्यक्ति ने कह दिया और माननीय न्यायपालिका में पहुंच गया, उसने कहा कि ये तो बेगार करवा रहा है। तो क्या वो बेगार थी? उसके बाद में हम लोग तीसरा वाकया देखते हैं एशियाड गेम्स का। भारत के अंदर 1983 के अंदर एशियाड गेम्स हुए थे। उस दौरान मजदूरों को लगाया गया ताकि उनके द्वारा मैदान तैयार किए जाए। बाद के अंदर उन मजदूरों को उचित पारिश्रमिक नहीं दिया गया था। तो बाद के अंदर यह मामला भी माननीय न्यायपालिका में पहुंचा। तो क्या वह बेगार थी? तो इन्हीं वाक्यों के साथ में आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं यह बेगार होती क्या है। इमेज में जब हम लोग विजुअलाइज करते हैं, कल्पना करते हैं, तो एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है जिससे एक व्यक्ति के द्वारा जबरदस्ती काम करवाया जा रहा है। दूसरा व्यक्ति दीनहीन अवस्था के अंदर है। तो यहां से हमारे दिमाग के अंदर एक बात तो निकल के आ गई होगी कि जो बेगार होती है वो जबरदस्ती काम करवाना होता है। मानव सभ्यता के उद्भव के साथ में ही एक मानव के द्वारा दूसरे मानव पर अपना प्रभाव जमाने की बात आने लग गई थी। एक मानव काम करे, दूसरा मानव उसका लाभ उठाए, ऐसी प्रथाएं भी स्टार्ट हो चुकी थी। तो इसी के अंदर आता है बेगार। बेसिकली हम लोग जब हमारे भारतीय संविधान को देखते हैं तो उसके अंदर पाते हैं कि किसी भी व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार होगा और स्वतंत्रता के अधिकार के बाद में उसे यह अधिकार दिया गया कि उसका शोषण नहीं किया जाएगा। तो मूल अधिकार बना दिया शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो आमतौर पे शोषण के विरुद्ध अधिकार में हम लोग एक बात समझते हैं कि किसी भी व्यक्ति से जबरदस्ती काम नहीं करवाया जाएगा। नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू वर्क। तो अगर किसी व्यक्ति की काम करने की इच्छा है तो वह काम करे, अदरवाइज उससे जबरदस्ती काम नहीं करवाया जाए, अदरवाइज इस व्यक्तित्व की तरह उस व्यक्ति की हालत हो जाएगी। तो अब हम लोग समझते हैं बेगार। सबसे पहले इसका प्रोविजन किया गया हमारे आर्टिकल 23 के अंदर। मानव के दुर्व्यापार और बलात्सरम को प्रतिषिद्ध किया गया, फोर्स लेबर को प्रतिषिद्ध किया गया। तो किसी भी व्यक्ति के द्वारा, किसी भी राज्य के द्वारा किसी भी व्यक्ति से जबरदस्ती काम नहीं करवाया जाएगा। तो आर्टिकल 23 कहता है कि मानव के दुर्व्यापार और बलात्सरम का प्रतिषेध किया जाता है। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स लेबर। मानव दुर्व्यापार, बेगार, इसी प्रकार का अन्य बलात्सरम प्रतिषिद्ध किया जाता है। उल्लंघन किया गया तो विधि के अनुसार यह दंडनीय अपराध होगा। तो आर्टिकल 23 से हमें एक बात समझ में आती है कि किसी भी व्यक्ति से बेगार नहीं करवाई जाएगी और अगर करवा ली गई है तो यह दंडनीय अपराध रहेगा। तो 2 बातें हम लोगों को इस फर्स्ट प्रोविजन से समझ में आई। पहला, आर्टिकल 23 बेगार प्रतिषिद्ध कर दी गई है। बेगार इज प्रोहिबिटेड। अगर किसी ने बेगार करवाई तो यह दंडनीय अपराध होगा, दंडनीय अपराध।
फिर हम लोग समझने का प्रयास भी करेंगे कि इसे दंडनीय अपराध क्यों बनाया गया है। तो बात समझ में आती है कि बेगार वास्तव के अंदर होती क्या है, क्यों इसे प्रतिसिद्ध किया गया। जब हम लोग इसे समझने का प्रयास करते हैं तो हम लोग पाते हैं किसी भी व्यक्ति से उसकी इच्छा के बिना जब काम करवाया जाता है तो उसे बेगार कह दिया जाता है, और इच्छा के विरुद्ध काम भी करवा रहे हैं, बाद में उसे पारिश्रमिक भी नहीं दिया जा रहा। तो बिना पारिश्रमिक के किसी व्यक्ति से उसकी इच्छा के विरुद्ध काम करवाना, तो यहां पे दो पॉइंट निकल के आते हैं। एक तो व्यक्ति की इच्छा नहीं है काम करने की, दूसरा उस व्यक्ति से बिना इच्छा के जबरदस्ती काम भी करवा लिया, और काम करवाने के बाद में उस व्यक्ति की जो मजदूरी बनती थी वो भी उस व्यक्ति को नहीं दी गई, तो ये हो जाती है बेगार। आमतौर पे कोई भी व्यक्ति काम करता है तो वो मजदूरी के लिए करता है ताकि उसका जीवन निर्वाह हो जाए, लेकिन जब उससे काम करवाने के बाद में उसको पैसा नहीं दिया जाए तो ये बेगार हो जाती है। तो यहां से एक बात निकल के आती है कि हमारी जो मजदूरी होती है उस मजदूरी का कोई मूल्य होता है, और जब मजदूरी का मूल्य नहीं दिया जाता तो वह बेगार हो जाती है। और हमेशा ही मजदूरी इच्छा से करवाई जाए, कंपेल करके, फोर्स्ड करके किसी भी व्यक्ति से मजदूरी ना करवाई जाए। पुराने जमाने के अंदर ऐसी व्यवस्थाएं थी कि एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति पे दम जमाया जाता था, उसको गुलाम बना लिया जाता था। तो एक प्रकार की एक गुलामी को दूर करने का प्रयास है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स आर्टिकल 4 यह प्रावधान करता है कि दुनिया में किसी भी प्रकार की गुलामी का निषेध कर दिया जाएगा, दुनिया में किसी भी प्रकार का फोर्स लेबर नहीं रहेगा, बलात्सरम नहीं रहेगा, किसी भी व्यक्ति से उसकी इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती काम नहीं करवाया जाएगा। दूसरा पॉइंट इसमें एक यह भी आता है, यदि भुगतान किया भी जाए तो वह नियायित ही अपर्याप्त हो। अब किसी व्यक्ति से काम भी करवा लिया, उसकी इच्छा नहीं थी, मान लो उसकी इच्छा थी, उससे काम करवा लिया, उसके बाद में जो उसको भुगतान किया जा रहा है वह निहायत ही अपर्याप्त हो, ग्रोसली इनएडिक्वेट, तो उस स्थिति के अंदर उसकी जो मजदूरी थी उस मजदूरी का उसके अनुपात के अंदर जब मूल्य नहीं दिया गया, दैट इज आल्सो कंसिडर्ड एज बेगार। ऐसा प्रावधान, ऐसा वाक्य हमारे माननीय न्यायालय ने दिया था एस वासुदेवन बनाम एच डी मित्तल के केस में 1962 के अंदर। मेकिंग अ पर्सन वर्क अगेंस्ट हिज विल एंड विदाउट पेइंग एनी रिम्यूनरेशन। फिर हम लोग देखते हैं व्यक्ति से उसकी इच्छा विरुद्ध बिना पारिश्रमिक कार्य करवा लिया जाता है। व्यक्ति से कार्य करवा लेना, बाद में उसका भुगतान न करना। एक ऐसा केस आया था सूरज नारायण वर्सेज स्टेट ऑफ एमपी का। तो यहां पे व्यक्ति से काम करवा लिया गया, बाद के अंदर जब वो मजदूरी मांगने गया तो उसको भगा दिया गया कि तुम्हारे को मजदूरी नहीं दी जाएगी। और बहुत बार ऐसा हो जाता है, कई बार ठेकेदारी पे मजदूरों को लाया जाता है और उनको जब उनकी मजदूरी ज्यादा बढ़ जाती है तो ठेकेदार उनकी कई बार मजदूरी देता ही नहीं है। बंधुआ मुक्ति मोर्चा के द्वारा जो आंदोलन बनाया गया था वो भी इसी बेगार प्रथा के विरुद्ध में था। फिर 1976 के अंदर बॉन्डेड लेबर अबोलिशन एक्ट 1976 आ गया था, तो उसके द्वारा बंधुआ मुक्ति को भी हटा दिया गया था। तो किसी व्यक्ति को जबरदस्ती बंधुआ बनाकर उसे काम करवाना और काम के बदले में केवल उसको खाना देना ना, तो व्यक्ति के द्वारा काम केवल खाने के लिए नहीं किया जाता है, उसकी और भी जरूरतें होती है और वो ही पारिश्रमिक कहलाता है। व्यक्ति को रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, उसके बाद में उसका जो सामान्य जीवन होता है उसके अंदर भी बहुत सारी चीजों की इच्छाएं होती है, इसीलिए वो अपनी इच्छा से कोई काम करता है और उसी इच्छा अनुसार अपनी मजदूरी के अनुपात में वो पारिश्रमिक चाहता है ताकि उस पारिश्रमिक को प्राप्त करके अपने परिवार और अपने जीवन को बेहतर तरीके से वो निर्वाह कर ले। तो ये कॉमन बातें आ गई कि भुगतान नहीं किया जाए, इच्छा के विरुद्ध काम कर लिया जाए, और भुगतान भी अगर किया जा रहा है तो वह निहायत ही अपर्याप्त हो तो वो बेगार की कंडीशन में आता है। फिर एक खास केस आता है जिसे हम लोग हावड़ा रेलवे स्टेशन केस कहते हैं। उस केस के अंदर जो बात आई उसे पहले हम लोग देखते हैं, उसके बाद समझते हैं। स्वैच्छिक समझौता जिसके तहत अतिरिक्त कार्य कर दिया जाए और उसका भुगतान हो जाए तो वह बेगार नहीं है। एक खास बात कही ऑनरेबल कोर्ट ने। दुबड़ ग्वाला वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस है 1952, जिसे हम लोग हावड़ा रेलवे स्टेशन केस के नाम से भी जानते हैं। इस केस का हम लोगों ने जिक्र ऑलरेडी सेशन के शुरुआत में किया था कि हावड़ा रेलवे स्टेशन पे जो कूली काम किया करते थे उन्होंने रेलवे प्रशासन के साथ में समझौता किया कि 2 घंटे हम लोग रेलवे प्रशासन के लिए काम करेंगे और उनका जो सामान है इधर से उधर रखने के अंदर, सामान ढोने में उनकी सहायता करेंगे।
बाद के अंदर एक कुली थे, वो पहुंच गए ऑनरेबल कोर्ट और उन्होंने कहा कि हमसे तो बेगार करवा रहा है और इस बेगार को हम नहीं करेंगे। बाद के अंदर इसको ऑनरेबल कोर्ट ने कंसीडर किया और उन्होंने कहा कि आपका ऑलरेडी एग्रीमेंट हो रखा है रेलवे प्रशासन के साथ में, और आपसे अगर रेलवे प्रशासन काम करवा रहा है तो बकायदा एग्रीमेंट के तहत आपको पेमेंट भी दिया जा रहा है, तो आप एक समझौते के तहत आ चुके। तो पहली बात तो यह बेगार नहीं है। दूसरी बात, जिस रेलवे स्टेशन से आपको मजदूरी मिलती है, आपका घर चलता है, अगर उस रेलवे स्टेशन की मेंटेनेंस के लिए आपके द्वारा कोई काम कर दिया जाए और वह भी भुगतान पाकर, तो वह बेगारी की कंडीशन में नहीं आएगा। तो यहां पे हम लोगों ने देखा कि स्वैच्छिक अगर समझौता कर लिया जाता है वॉलेंटरी, तो बेगार होती है इनवॉलेंटरी, यानी आपसे आपकी इच्छा के विरुद्ध अनैच्छिक रूप से आपसे काम करवाया जाए। और अगर स्वैच्छिक कोई समझौता कर लेते हैं और समझौता करने के बाद में उस काम के बदले में उस मजदूरी के अनुपात में भुगतान भी किया जा रहा है, तो वो बेगार की कंडीशन में नहीं आती है, क्योंकि जब एग्रीमेंट किया गया था इच्छा से किया गया था। और यहां पे जब इसका प्रिजम्पशन हम लोग देखते हैं तब भी पाते हैं कि जिस जगह पे आपको रोजगार मिलता है उस जगह की मेंटेनेंस के लिए पैसा लेके अगर आप काम कर देते हो तो वो बेगार की कंडीशन में नहीं आएगा। ऐसा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हावड़ा रेलवे स्टेशन केस के अंदर कहा था। फिर बात आती है कि बेगार कौन से काम के अंदर होती है, तो वर्क विदाउट विल एंड पेमेंट, आपकी इच्छा भी नहीं है और भुगतान भी नहीं हो रहा, और वर्क विदाउट विल एंड पेमेंट। अब दो चित्र हमारे को यहां पे दिखाई दे रहे हैं, एक व्यक्ति के द्वारा मजदूरी की जा रही है, दूसरे व्यक्ति के द्वारा क्लेरिकल काम किया जा रहा है। तो एनी मैनुअल वर्क, एनी फिजिकल वर्क, एनी मेंटल वर्क, एनी क्लेरिकल वर्क विदाउट पेमेंट एंड अगेंस्ट द बिल दैट शैल बी कंसिडर्ड एज बेगार। तो कोई भी कार्य चाहे वह फिजिकल हो, मेंटल हो, मैनुअल हो, क्लेरिकल हो, अगर आपकी इच्छा के विरुद्ध करवाया जा रहा है और भुगतान भी नहीं किया जा रहा, तो वह यहां पे बेगार की कंडीशन में आ जाता है। तो आमतौर पे हम लोग तो समझ लेते हैं कि फावड़ा चलाना, हथौड़ा चलाना ही बेगार होता है, नहीं, क्लेरिकल वर्क भी बेगार की कंडीशन में आ जाएगा। फिर एक केस आता है मणिपुर राज्य का, उसको हम लोगों ने शुरुआत के अंदर जिक्र किया था, कोहासन थंगकुल बनाम सिमरई सेली का केस 1961 के अंदर। मणिपुर राज्य की प्रथा थी जिसके अंदर गांव के मुखिया जी यहाँ पे गांव प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को हर दिन जाना होता था और ये सर्कुलर वाइज आया करते थे, उनके यहाँ पे फ्री में लेबर किया करते थे। फिर एक दिन एक व्यक्ति पहुंचा और उन्होंने कहा जी मैं ये काम नहीं करूंगा, ये तो बेगार होती है और मेरे आर्टिकल 23 क्लोज 1 का अब्यूज है, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोहिबिट कर दिया गया है, और अगर किसी के द्वारा बेगार करवाई जाती है तो दैट शैल बी ए पनिशेबल ऑफेंस। तो यहां पे उस व्यक्ति ने जब मना किया और मामला पहुंचा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि दिस इज अगेंस्ट द आर्टिकल 23 क्लोज 1 और यह बेगार है। तो इस मामले के अंदर ऑनरेबल कोर्ट ने इसे बेगार माना था। तो यहां पे फ्री के अंदर लेबर करवाया जा रहा है, इच्छा नहीं है किसी व्यक्ति की, तो आपकी जो प्रथाएं होती हैं, कस्टम्स हैं, यूजेज हैं, वो भी आर्टिकल 13 के क्लोज 3 के तहत कानून की परिभाषा में आते हैं, लॉ इनफोर्स की परिभाषा के अंदर आते हैं। तो यहां पे उसे भी बेकार माना गया था। फिर आता है एशियाड वर्कर्स का केस 1982 का केस, जिसे हम लोग पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982 का केस भी कहते हैं, नॉन पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस। तो दिस केस वाज रिलेटेड विद द मिनिमम वेजेस, यानी न्यूनतम पारिश्रमिक तो व्यक्ति का होना ही चाहिए, यानी मजदूरी के अनुपात के अंदर, मजदूरी के अनुपात में उसे भुगतान होना चाहिए, पारिश्रमिक होना चाहिए। तो एसीआर हुए तो यहां मजदूरों को काम पे लगा दिया गया, बाद के अंदर उनका उचित पारिश्रमिक नहीं दिया गया, तो उसके बाद में ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि दैट वाज अ फोर्स्ड लेबर, ये बेगार थी, तो उनका उचित पारिश्रमिक दिया जाना चाहिए। निहायत ही अपर्याप्त पारिश्रमिक दिया जा रहा है, काम की तुलना के अनुपात में आपको पारिश्रमिक नहीं दिया जा रहा, तो ये बेगार कंडीशन है, दैट इज अगेंस्ट द लॉ। फिर बात आ रही है कि हम लोग बार बार यहां पे लॉ का उपयोग कर रहे हैं, तो ये लॉ होगा क्या, ये कानून है वो बनाएगा कौन? आर्टिकल 23 क्लोज 1 में कानून बनाने का अधिकार जिसके पास में है, या अगर बेगार करवा ली जा रही है तो उस बेगार से रिलेटेड या बेगार के विरुद्ध में जो भी कानून बनाया जाएगा वह कानून बनाएगा कौन? तो हम लोगों ने हमारे आर्टिकल 35 के अंदर प्रोविजन कर रखा है कि मूल अधिकारों के उल्लंघन से रिलेटेड, जो बेगार मूल अधिकारों का उल्लंघन है, तो मूल अधिकारों के उल्लंघन से रिलेटेड अगर कोई भी कानून बनाना होगा तो अनुच्छेद 35 के अनुसार वह अधिकार रहेगा देश की संसद के पास में।
तो अगर बेगार के विरुद्ध में कोई भी कानून बनाना है तो वो संसद कानून बनाएगी। तो अगर हमारे संविधान के लागू होने से पहले कोई कानून था, क्या वह कानून खत्म हो जाएंगे? नहीं, वह कानून कंटिन्यू इन फोर्स रहेंगे, लगातार अपने प्रचलन में रहेंगे जब तक कि संसद के द्वारा उन्हें अबोलिश नहीं कर दिया जाता। तो अगर पुराने जमाने में कोई कानून बने, संविधान के लागू होने से पहले कानून थे, वो भी कंटिन्यू चलते रहेंगे, लेकिन बाद के अंदर संसद नए कानून बना सकती है, तो ये अधिकार संसद को होगा, ये स्पेसिफिक कर दिया। फिर ये जो अधिकार दिया जा रहा है, क्या केवल नागरिकों को रहेगा या गैर नागरिकों को भी रहेगा? तो हमने कहा ये नागरिकों को भी अधिकार है, ये गैर नागरिकों को भी अधिकार है। अरुणाचल प्रदेश राज्य के अंदर एक चकमा कम्युनिटी है जो कि इन्फ्लेट रोड के यहां पे आ जाती है, यानी सीमा पार राज्य है हमारा अरुणाचल प्रदेश, वहां पे चकमा कम्युनिटी के लोग आ जाते हैं। अब आने के बाद में उनसे जबरदस्ती काम करवाया जाता है। बाद के अंदर ह्यूमन राइट्स वॉयलेशन से रिलेटेड एक मामला ऑनरेबल कोर्ट में पहुंचा और वहां पे माना था कि भले ही ये भारतीय नागरिक नहीं है, लेकिन इनसे जबरदस्ती काम नहीं करवाया जाएगा, बेगार नहीं करवाई जाएगी। तो ये नागरिकों के लिए भी होता है, गैर नागरिकों के लिए भी होता है, क्योंकि ये मानव है और इट इज ए प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट्स। मानव की डिग्निटी को मेंटेन करना है, उसकी फ्रीडम को इंश्योर करना है। तो राइट टू फ्रीडम, राइट टू डिग्निटी आल्सो कम्स अंडर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंदर ये सारे अधिकार आ जाते हैं। फिर बात आती है क्या किसी व्यक्ति के विरुद्ध अधिकार है या राज्य के विरुद्ध अधिकार है? तो हम लोग कहेंगे कि ये विरुद्ध में जिसके हैं अधिकार, विरुद्ध, क्योंकि कौन व्यक्ति है जो जबरदस्ती किसी से बेगार करवा रहा है? तो अगर राज्य भी बेगार करवाता है, गवर्नमेंट भी बेगार करवाती है, तो उसके विरुद्ध में भी यह अधिकार दिया गया है। कोई व्यक्ति अगर बेगार करवाता है तो उसके विरुद्ध में भी है, कोई संस्था अगर बेगार करवाती है तो उसके विरुद्ध में भी यह अधिकार है। तो राज्य, व्यक्ति, संस्था के विरुद्ध में यह अधिकार दिए गए हैं। लेकिन जब हम लोग आर्टिकल 13, आर्टिकल 23 क्लोज 2 देखते हैं तो वहां पे पाते हैं कि अगर कुछ कंपलसरी पब्लिक सर्विसेज है, यानी संप्रभु सेवाएं हैं, जब राज्य को जरूरत पड़ जाती है कि अब तो लोगों को काम पे लगाना ही पड़ेगा, तब राज्य यहां पे जबरदस्ती काम करवा सकता है। जरूरी नहीं कि वहां पे वो राज्य के द्वारा पेमेंट दिया जाए। जैसे बाढ़ आ गई, आग लग गई, युद्ध की स्थिति आ चुकी है, उस दौरान अगर राज्य को अप्रोप्रिएट लगता है कि इस व्यक्ति को हम लोगों को काम पे लगाना है, इट इज ए नेसेसरी कंपलसरी पब्लिक सर्विस, ये संप्रभु सेवा है जो कि राष्ट्र के लिए जरूरी है, समाज के लिए जरूरी है, तो यहाँ पे प्रशासन के द्वारा उस व्यक्ति को काम पे लगाया जा सकता है। वहां पे वो इम्यूनिटी नहीं लेगा कि मुझसे बेगार करवा लिया। तो ये प्रावधान ऑलरेडी आर्टिकल 23 के क्लोज 2 के अंदर ही कर दिया गया है। जब हम लोग इसी बेगार के रास्ते पे और ज्यादा आगे बढ़ते हैं तो दिस इज प्रोहिबिशन अप्लाइज अगेंस्ट स्टेट, प्राइवेट पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन और लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट एज पर आर्टिकल 35 अवेलेबल अगेंस्ट ऑल पर्संस, अवेलेबल टू ऑल पर्संस वेदर दे आर सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स। तो नागरिक और गैर नागरिक सभी को यह अधिकार दिया जाएगा। ये यहां पे खास बात हो जाती है। और जब हम लोग यहां पे बात करते हैं कि इस अधिकार को देने की जरूरत क्यों पड़ी, तो उससे रिलेटेड हम लोग ऑलरेडी पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं कि व्यक्ति का स्वभाव होता है कि वह किसी दूसरे व्यक्ति से काम करवाए और अपने काम के घंटे बढ़ाए और अपन फल उसका वो खुद पाए। तो जो व्यक्ति काम करे उसको उचित पारिश्रमिक मिले, इच्छा के अनुसार व्यक्ति से काम करवाया जाए, जबरदस्ती उससे काम नहीं करवाया जाए। नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू वर्क, किसी भी व्यक्ति से जबरदस्ती काम नहीं करवाया जाएगा, क्योंकि व्यक्ति को स्वतंत्रता है काम करने की और काम न करने की भी। कई बार व्यक्ति से उसकी क्षमताओं के विरुद्ध काम करवा लिया जाता है। और व्यक्ति क्षमताओं के विरुद्ध कब काम करता है? जब वह गरीब होता है, जब वह भय के अंदर होता है, किसी व्यक्ति को डराकर काम करवा लिया जाता है, उसी गरीब स्थिति का फायदा उठाकर काम करवा लिया जाता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस में काम करवा लिया जाता है। वो वैसी स्थिति में है कि आपको मैंने पैसे उधार दिए थे, अब जब तक आप उधारी नहीं चुकाओगे, जब तक उधारी का ब्याज नहीं चुकाओगे, तब तक आप या आपके घर का, परिवार का कोई व्यक्ति मेरे यहां पे रहेगा और काम करेगा और उस काम के बदले में आपको पैसा नहीं दिया जाएगा। तो आपको उधारी चुकानी है और पैसा दिया भी जाएगा तो ब्याज में भर लिया जाएगा। इस प्रकार की एक प्रथा भी राजस्थान के अंदर चला करती थी, सागड़ी प्रथा।
तो हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर पढ़ेंगे सागड़ी प्रथा को। सेशन देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सेशन को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने साथियों के साथ में शेयर करना है, ताकि हम लोग पॉलिटी के विभिन्न कॉन्सेप्ट्स को बेहतर तरीके से समझ सकें, उनके केस लॉज क्या है, फैक्ट्स क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है, उनको बेहतर तरीके से समझ सकें। थैंक यू वेरी मच।